गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी ई क्लास का टॉपिक है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। सॉलिड इससे पहले की क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं गैसियस स्टेट के बारे में और साथ में लिक्विड स्टेट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सॉलिड्स के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि कोई भी पदार्थ किस अवस्था में रहेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या अंतर आणविक बल किस तरह के हैं। अगर अंतर आणविक बल बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही प्रबल बल उनके अणुओं के बीच में है, तो वो पदार्थ सॉलिड स्टेट में रहेगा। उससे अगर थोड़े से वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है तो लिक्विड में रहेगा, और अगर बहुत ज़्यादा कम फोर्सेस हैं अणुओं के बीच में तो वो गैसीय अवस्था में रहेगा। The different state of matter are due to the different arrangement of particles of matter. इसके अलावा हमने पढ़ा था कि सामान्य ताप और दाब पर पदार्थ तीन अवस्थाओं में रहता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के रूप में। इसके अलावा दो स्टेट्स हमने और पढ़ी थी, प्लाज्मा स्टेट एंड बोल्स-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट के बारे में भी मैंने आपको जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें अपन ने बात की थी। आज हमें पढ़ना है ठोस के बारे में, सॉलिड्स के बारे में। तो सॉलिड्स में क्या विशेषताएं होती है, क्या खास बात होती है और क्या उनकी केमिस्ट्री होती है, ये आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो सॉलिड्स ऑफ फिक्स्ड कंपोजिशन हैज़ फिक्स्ड मास, वॉल्यूम, शेप एंड डेंसिटी। ये अपन लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि जो ठोस होते हैं उनका आकार और आयतन निश्चित रहता है। Ice has hexagonal 3D crystal structure formed due to intermolecular hydrogen bonding, which leave almost half the space vacant. ओके, अब हमने लिक्विड स्टेट में आइस और लिक्विड वाटर के बारे में डिफरेंस पढ़ा था। उस समय भी मैंने आपको ये बताया था कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जो पानी के अणु हैं, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटती है तो वेकेंट या खाली जगह वहाँ पर आ जाते हैं। इन सॉलिड आइस वेकेंट स्पेस इज मोर देन लिक्विड वाटर। जो आइस ठोस अवस्था में पाई जाती है, जो बर्फ़ पाई जाती है, उस बर्फ़ में खाली जगह ज़्यादा होती है, जबकि लिक्विड वाटर में या द्रव्य पानी में खाली जगह कम होती है। जब खाली जगह ज़्यादा होगी तो क्या होगा, घनत्व कम हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लेस देन वाटर। ये चीज़ हमने लिक्विड स्टेट में डिस्कस की थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से पानी जो होता है उसकी डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी होती है। हमने ये भी पढ़ा था कि जब झील जम जाती है तो नीचे का पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर किस तरीके से रहता है, और एक्वेटिक लाइफ या मछलियाँ वगैरह वहाँ कैसे जीवित रहती हैं। ये सारी चीज़ें हम लिक्विड स्टेट में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ जो चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो सॉलिड है बर्फ़, उसकी डेंसिटी द्रव से कम है। ये एक एक्सेप्शन है, ये एक अपवाद है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सॉलिड हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, मास, वॉल्यूम, शेप और डेंसिटी उनका फिक्स होता है। जो घनत्व का ऑर्डर होता है, घनत्व सबसे ज़्यादा किसका होगा, सॉलिड का, उसके बाद में द्रव अवस्था का और उसके बाद में गैस अवस्था का। इसमें अपवाद क्या है, पानी और बर्फ़ इसमें अपवाद है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने जैसे अभी अभी आपको बताया कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। इन सॉलिड्स द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट, हैंस द सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। ठोस अवस्था में अणु एक दूसरे के बिल्कुल पास पास में होते हैं, उनके बीच में गैप या अंतराल बहुत कम होता है, और इसलिए हम सॉलिड्स को क्या बोलते हैं, असंपीड्य होते हैं। मतलब प्रेशर लगाकर हम उनको संपीडित नहीं कर सकते, उनको कंप्रेस नहीं कर सकते, जैसे कि हम कहाँ कर सकते हैं, गैसेस में कर सकते हैं। सॉलिड्स आर हार्ड एंड रिजिड। सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये अपन अभी पढ़ चुके हैं। सॉलिड विथ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। अब गलनांक किसके ज़्यादा होंगे, जिसमें फोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें उन फोर्स को तोड़ने के लिए टेम्परेचर सप्लाई करना पड़ेगा। अगर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे तो आपको टेम्परेचर ज़्यादा सप्लाई करना पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। अगर फोर्सेस कम हैं तो उन अणुओं को तोड़ने के लिए हमें कम टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाएगी, चीज़ें गल जाएगी, तो मेल्टिंग पॉइंट आपका लो हो जाएगा।
Solids have fixed position and they possess oscillatory motion because of the low thermal energy means temperature. अब हम सॉलिड्स में क्या कहते हैं, ठोस के बारे में हमने क्या बात की। ठोस हमेशा एक निश्चित ज्यामितीय संरचना दिखाते हैं, इसके अणु पास पास में होते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनमें ऑसिलेटरी मोशन पाया जाता है, इनमें कंपन गति पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन इनमें हमेशा पाया जाता है। अब सॉलिड्स किस तरह के होते हैं, सॉलिड को हम फिर आगे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड्स, क्रिस्टलीय पदार्थ तथा अक्रिस्टलीय पदार्थ। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन वर्ड ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, स्टोन से लिया है। मेटल्स और नॉन मेटल्स ज़्यादातर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स का मतलब होता है नो फॉर्म, ये ग्रीक वर्ड है, अक्रिस्टलीय पदार्थ। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, रबर, ग्लास, प्लास्टिक, रेजिन्स आदि। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या क्रिस्टलीय पदार्थ क्या होते हैं, इसका एक कॉमन एग्जांपल होता है कॉमन सॉल्ट, जो नमक हम अपने घरों में देखते हैं, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। नमक जब आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा, इसमें आपको क्रिस्टल नुमा संरचना क्लियर नज़र आती है। अब ये जो क्रिस्टलाइन ठोस होते हैं, इनकी क्या खास बात होती है, द बिल्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स अरेंज देमसेल्फ इन रेगुलर मैनर थ्रू आउट द एंटायर 3 डायमेंशनल नेटवर्क। अब हमें पता है जब हम किसी क्रिस्टल की संरचना देखते हैं तो कोई क्रिस्टल किस फॉर्म में होता है, 3D फॉर्म में। 3D फॉर्म आप जानते हैं एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शंस में। इन तीनों ही डायरेक्शन में इनकी बेहद नियमित संरचना पाई जाती है, इनकी आंतरिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा नियमित होती है, यह आपको ध्यान रखना है। जिन भी ठोसों की निश्चित ज्यामितीय संरचना पाई जाती है, नियमित आंतरिक व्यवस्था पाई जाती है, उनको हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ये एक क्रिस्टलीय जालक बना लेते हैं, क्रिस्टलाइन लेटिस बना लेते हैं। A crystalline lattice is of solid figure which has definite geometrical shape with flat faces and sharp edges. Incompressible orderly arranged units, definite sharp melting point. अब इनकी संरचना बहुत ज़्यादा नियमित होती है, इनके जो गलनांक होते हैं वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। इनमें एक विशेष गुण पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनआइसोट्रॉपी या विषम दैशिकता। इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। विषम दैशिकता का मतलब क्या होता है, विषम दैशिकता का मतलब है अगर हम अलग अलग दिशाओं में इनके भौतिक गुणों का अध्ययन करें तो वो अलग अलग आएंगे, और इस गुण को क्या बोलते हैं, विषम दैशिकता। ये ठोस की क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की खास प्रॉपर्टी होती है। इसका एक अपवाद है क्यूबिक स्ट्रक्चर, जो विषम दैशिकता नहीं दर्शाता बल्कि समदैशिकता दर्शाता है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से सॉलिड हैं जो विषम दैशिकता न दर्शा के समदैशिकता दर्शाते हैं, और उसका एग्जाम्पल क्या है, घनीय क्रिस्टल। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घन की संरचना बेहद बेहद रेगुलर स्ट्रक्चर होता है, इस वजह से वो उनके गुणों का अध्ययन आप किसी भी डायरेक्शन में कर लें सेम पाए जाते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, समदैशिकता या आइसोट्रॉपी। डेफिनेट ज्योमेट्री होती है इनकी। एक्सरे विवर्तन में ये बैंड्स देते हैं, और इनके एग्जाम्पल क्या है, NaCl, सीजियम क्लोराइड एट्सेट्रा। अब क्रिस्टलाइन स्टेट को आप फिर से देख लीजिए, रेगुलर होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं एंड होमोजीनियस होते हैं। ये आपको 3D स्ट्रक्चर इसका नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा नियमित संरचना होती है, मतलब क्लोराइड फिर सोडियम फिर क्लोराइड, कहीं भी कोई अव्यवस्था आपको नज़र नहीं आनी चाहिए। जैसा हम सोचते हैं सारे मॉलिक्यूल्स बिल्कुल उसी ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को देखिए, हम इस तरीके से देखते हैं। मान लीजिए 2 आयन से मिलकर बना हुआ है, A और B से, तो A फिर B फिर A फिर B, एकदम रेगुलर स्ट्रक्चर होगा जैसा कि अपन NaCl में देखते हैं। अब क्या होगा, हम जो विषम दैशिकता वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एनाइसोट्रॉपी, इसको एक बार अपन अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी क्रिस्टल का जो इस डायरेक्शन में हम भौतिक गुणों का अध्ययन करना चाहते हैं, ठीक है। भौतिक गुण जैसे कि ऊष्मा, विद्युत चालकता, यांत्रिक सामर्थ्य, कठोरता, अपवर्तनांक, इन सब चीज़ों को अगर हम इस डायरेक्शन में करेंगे तो कौन से मॉलिक्यूल आ रहे हैं, आपके पास ब्लू कलर के A मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। मतलब यहाँ अगर आप लाइट डालते हैं
तो जो इंटरेक्शन होगा वो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, ओके। लेकिन अगर हम इस डायरेक्शन में लाइट को डालते हैं तो क्या होगा, इंटरेक्शन ए और बी से होगा। यहाँ इंटरेक्शन किससे हो रहा था, सिर्फ ए से हो रहा था, ठीक है। अगर हम इस डायरेक्शन में डालते हैं तो इंटरेक्शन सिर्फ बी से होगा, यहाँ इंटरेक्शन सिर्फ ए से होगा, यहाँ करेंगे तो हम ए बी से होगा। तो क्या होगा, हर जगह जब मॉलिक्यूल्स ही अलग अलग हैं तो रिजल्ट हमारा अलग अलग आएगा। इसका मतलब अलग अलग डायरेक्शंस पे भौतिक गुणों का मान अलग हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एनाइसोट्रॉपी या विषमदैशिकता। कंपोजिशन ऑफ द सॉलिड चेंजेस विथ डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन के साथ इसका कंपोजिशन चेंज हो गया, या सिर्फ ए था, यहाँ पे ए बी था। हैंस द वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आपकी चेंज हो जाएंगी। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर होमोजीनियस सॉलिड्स। अब देखिए, अब यहाँ स्ट्रक्चर अपन को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सोडियम फिर क्लोराइड, फिर सोडियम फिर क्लोराइड। यहाँ भी अगर हम इस तरीके से देखें कि इस डायरेक्शन अगर हम देखते हैं तो केवल सोडियम मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन होगा। अगर इस डायरेक्शन में हम देखते हैं तो क्लोराइड्स के साथ होगा। अगर इस डायरेक्शन में हम देखते हैं तो सोडियम और क्लोराइड दोनों के साथ होगा। इस वजह से क्या हो जाएगा, उनके भौतिक गुण बदल जाएंगे। इन ग्लास द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डज नॉट चेंज विथ डायरेक्शन। अब ये हमने यहाँ पर ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया है, तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि डायरेक्शन के साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब ये क्या हो गया, आइसोट्रॉपिक। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्लास इज आइसोट्रॉपिक, और इसलिए ग्लास को हम क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय पदार्थ। इसको हम क्रिस्टलीय पदार्थ नहीं बोलते। अब क्रिस्टलीय के बाद में दूसरे जो सॉलिड्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एमॉर्फस सॉलिड या अक्रिस्टलीय पदार्थ। तो क्या हुआ, सॉलिड्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, क्रिस्टलीय पदार्थ और अक्रिस्टलीय पदार्थ। क्रिस्टलीय पदार्थ के बारे में अपन ने पढ़ लिया कि इनकी निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है और इनमें विषमदैशिकता या एनआइसोट्रॉपी पाई जाती है। अब हम दूसरी चीज़ को पढ़ते हैं, अक्रिस्टलीय पदार्थ। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन डिसऑर्डर्ड पैटर्न। They exhibit only short range order. They have no sharp melting points and they exhibit isotropy. ये जो गुण हैं ये क्रिस्टलीय पदार्थों के बिल्कुल ऑपोजिट हैं या विपरीत हैं। इसके जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो अव्यवस्थित होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर फॉलो करते हैं। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब क्या होगा कि थोड़े से पार्ट जो है वो अरेंज्ड होता है, थोड़ा सा पार्ट इसका अरेंज्ड नहीं होता। सबसे खास बात क्या है, दे हैव नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। उनके गलनांक शार्प नहीं होते क्योंकि उनका जो कूलिंग कर्व होता है वो आपका सतत पाया जाता है। दे एग्जिबिट आइसोट्रॉपी, उनमें समदैशिकता का गुण पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्लास। अभी अपन ने देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का आप किसी भी डायरेक्शन में ले लीजिए सेम होगा। इस गुण को हम क्या कहते हैं, समदैशिकता या आइसोट्रॉपी। On increasing temperature, amorphous solid generally softens and melts over a range of temperature. खास बात जो अक्रिस्टलीय पदार्थों के लिए समझने की है वो क्या है, जो क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। एक मेल्टिंग पॉइंट पर आते ही वो पिघल जाएंगे, लेकिन जो अक्रिस्टलीय पदार्थ हैं वो एक रेंज होता है, टेम्परेचर की एक रेंज होती है जहाँ पर कि वो पिघलते हैं। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि उनका टेम्परेचर 120 डिग्री होगा। हम क्या कहेंगे कि 100 से लेकर के 150 के बीच में वो पिघल जाएंगे, तो उनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। और इसके एग्जांपल क्या है, टार, प्लास्टिक, रबर, ग्लासेस एट्सेट्रा। जब हम इनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे ये सॉलिड में जम जाते हैं, इसलिए हम इनको सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स को या अक्रिस्टलीय पदार्थ को हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। अब इनकी और क्या खास बात है, derived from the Greek word omorphy which meaning shapeless, no regular but haphazard arrangement of atoms or molecules. Also considered as non-crystalline solids or supercooled liquids. ये भी अपन ने पढ़ा है कि हम इनको supercooled liquids कहते हैं। इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते, ये आइसोट्रॉपिक होते हैं। इनकी जो ज्यामितीय संरचना है वो बहुत ज़्यादा नियमित नहीं होती और इसलिए ये एक्सरे डिफ्रैक्शन बैंड नहीं देते। एग्जाम्पल क्या है, ग्लास, रबर एंड प्लास्टिक्स।
अब ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं कितनी तरीके के होते हैं? आयोनिक क्रिस्टल्स होते हैं, कोवलेंट क्रिस्टल्स होते हैं, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स होते हैं एंड मेटालिक क्रिस्टल्स होते हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। आयोनिक क्रिस्टल या आयनिक क्रिस्टल, लेटेस्ट पॉइंट्स आर ऑक्यूपाइड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, हार्ड और ब्रिटाइल होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, इनके गलनांक उच्च होते हैं। क्यों उच्च होते हैं? बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये अभी अपन ने डिस्कस किया था कि अगर अंतर आणविक बल बहुत ज़्यादा होंगे तो उस चीज़ को गलाने के लिए हमें टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट गुड इन मोल्टन स्टेट। जब सॉलिड होंगे तो क्योंकि अंतराण्विक बल बहुत ज़्यादा हैं, उनमें स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो चालकता कम दिखाएंगे, लेकिन जैसे ही आप उनको गलित अवस्था में ले आते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे और वो गुड कंडक्टर्स हो जाएंगे। अब इनमें जो पैकिंग होती है वो दो तरह की होती है, AB टाइप एंड AB2 टाइप्स। इसके बाद में कोवलेंट क्रिस्टल्स, लेटेस्ट पॉइंट्स आर ऑक्यूपाइड बाय न्यूट्रल एटम्स। आयनिक क्रिस्टल में आयंस थे, इसमें क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल एटम्स होंगे जिन पर कोई भी आवेश नहीं होगा। एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड्स। यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगा, जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? कोवलेंट बॉन्ड। हार्ड सॉलिड्स होंगे, मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होंगे, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे क्योंकि यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड है, आयंस हमारे पास नहीं है। और इसके जो सबसे कॉमन एग्जांपल्स हैं वो आप जानते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, लेटेस्ट पॉइंट्स आर ऑक्यूपाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वंडरवॉल फोर्सेस। यहाँ पर जो फोर्सेस हैं वो कौन सा है? वंडरवॉल फोर्सेस हैं। और वंडरवॉल फोर्सेस का आपको पता है कि स्ट्रेंथ कम होती है, इसलिए ये कैसे हो जाएंगे? सॉफ्ट सॉलिड हो जाएंगे। और जब इनकी स्ट्रेंथ फोर्सेस की कम है, ये सॉफ्ट हैं, तो इनके गलनांक कैसे होंगे? कम होंगे एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज मेटालिक क्रिस्टल्स। लेटेस्ट पॉइंट्स आर ऑक्यूपाइड बाय पॉजिटिव मेटल आयंस सराउंडेड बाय अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। जो धातुओं में पाए जाते हैं वो मेटालिक क्रिस्टल्स हैं। सॉफ्ट टू वेरी हार्ड, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, हार्ड भी आ सकते हैं। मेटल्स हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हमारे पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है, और जब मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो डेफिनेटली दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स रिमेन डीकलराइज्ड ओवर द एंटायर क्रिस्टल, और इनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी, क्योंकि मेटल्स की ज़्यादातर डेंसिटी हाई होती है। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम क्रिस्टल के और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, लेटेस्ट यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, और किस तरीके से एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो सब हम उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।